हेलो दोस्तों, मैं जुनैद सिद्दीकी फ्रॉम टारगेट 99 प्लस अकेडमी। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे क्लास 10th जियोग्राफी चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। दोस्तों, ये जो टर्म है रिसोर्सेज, ये अपने आप में एक टर्म है, पूरी की पूरी इसकी एक डेफिनेशन है। तो पहले इस टर्म से ही हम स्टार्ट करेंगे, इस चैप्टर को समझेंगे क्या मतलब होता है रिसोर्सेज का, और उसके बाद में इस चैप्टर को धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर को पूरी तरीके से क्लासिफिकेशन किस तरीके से हमें पार्ट्स में पढ़ना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। फिलहाल आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको इसके डेफिनेशन, रिसोर्सेज क्या होता है, इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करूंगा। तो दोस्तों, दुनिया के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है वो कहलाती है रिसोर्सेज। जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, इससे हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, ये भी हमारे नीड को सेटिस्फाई करती है। लैपटॉप हो गया, उसके बाद में हमारे व्हीकल्स हो गए, डिफरेंट टाइप के व्हीकल्स हो गए, टीवी हो गया, एंटरटेनमेंट के लिए काम आते हैं। तो दीज ऑल मटेरियल्स कैन बी टर्म एज रिसोर्सेज बिकॉज दे आर सेटिस्फाइंग आवर नीड्स, दे आर सेटिस्फाइंग द ह्यूमन नीड्स। तो ऐसी कोई भी चीज़ दुनिया के अंदर जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में, हमारी जो नीड्स है उनको सेटिस्फाई करने में इस्तेमाल होती है, उसे हम बोलेंगे रिसोर्स। दैट कैन बी टर्म एज रिसोर्स। डेफिनेशन कैसे बनाए? एनीथिंग इन द एनवायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स, टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज नोन एज रिसोर्सेज। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल यही बता दिए। मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, टेलीविजन। तो दीज ऑल आर कैन बी टर्म एज रिसोर्सेज। अब मतलब 3 कंडीशंस ऐसी हैं कि जब तक कोई सबस्टांस उन 3 कंडीशंस को पास नहीं करेगा तब तक उसको हम रिसोर्स नहीं बोलेंगे। मतलब ऐसे मान के चलो कि रिसोर्स को रिसोर्स बनने के लिए 3 टेस्ट को पास करना पड़ता है। तो अब क्वेश्चन है, सर वो 3 टेस्ट कौन कौन से हैं? उनको एक बार हम अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। वो 3 कंडीशंस कौन कौन सी हैं जो किसी भी रिसोर्स को रिसोर्स बनने के लिए फुलफिल करनी पड़ती हैं। लेट अस सी वन बाय वन। पहली कंडीशन है कि रिसोर्स जब तक रिसोर्स नहीं कहलाएगा जब तक वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल नहीं होगा। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। दूसरे नंबर पे दूसरी कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 2 है कि वो रिसोर्स जब तक रिसोर्स नहीं कहलाएगा जब तक वो रिसोर्स हमारा जो होगा, वो मटेरियल जो होगा, इकोनॉमिकली फिजिबल ना हो। इकोनॉमिकली फिजिबल। और तीसरी कंडीशन जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है कल्चरली एक्सेप्टेबल। मतलब रिसोर्स जब तक रिसोर्स नहीं होगा जब तक वो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एक एक बार इन टर्म को समझ लेते हैं बाय टेकिंग 1 और 2 एग्जांपल फॉर ईच कंडीशन। तो कंडीशन नंबर 1 हमारी कहती है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना। इसे ऐसे समझ के चलिए कि अगर मान लो हमारे पास कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी नहीं है। पास्ट से कुछ एग्जांपल लेते हैं। अब से 100, 150, 300 साल पहले हमारे पास पेट्रोलियम को निकालने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं थी। मतलब पेट्रोलियम को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करें और पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करने के बाद किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करें, इसके यूटिलाइजेशन के लिए हमारे पास कोई भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। इसका मतलब उस कंडीशन में पेट्रोल हमारा क्या हुआ? टेक्नोलॉजिकली इनएक्सेसिबल सबस्टांस हुआ। और जो सबस्टांस टेक्नोलॉजिकली इनएक्सेसिबल सबस्टांस होगा वो हमारा कभी भी रिसोर्स नहीं कहलाएगा। तो ऐसे सबस्टांसेस को हम रिसोर्सेस की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो नेगेटिव में बेटर तरीके से समझ पाओगे आपके रिसोर्सेज क्या होता है। मतलब रिसोर्सेज वो होगा जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो। अब से अगर हम 100-200 साल पहले सोचे कि मोबाइल फोन 100-200 साल पहले मोबाइल फोन बन सकता था या नहीं बन सकता था, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क था उस समय पर। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं थी जिनसे हम मोबाइल फोन वगैरह या लैपटॉप वगैरह बना सकें। इसी तरीके के मल्टीपल एग्जांपल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है कंडीशन नंबर 2, इकोनॉमिकली फिजिबल होना। इकोनॉमिकली फिजिबल होना बहुत ज़रूरी है किसी भी रिसोर्स को रिसोर्स बनने के लिए, किसी भी मटेरियल को रिसोर्स की कैटेगरी में आने के लिए। इसका आप सिंपल एग्जांपल समझिए।
हम जानते हैं कि वाटर इज द मिक्सचर ऑफ टू मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेस, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये दो इंपॉर्टेंट गैसेस से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन तो अपने आप में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे ये भी कहा जाता है कि फ्यूचर की जो गैस है, फ्यूचर का जो फ्यूल है, वो हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि हाइड्रोजन अगर हम देखें, वाटर हमारी अर्थ पर मोर देन 70% जो है ऑक्यूपाई करता है पूरी अर्थ को। अब इतनी ज्यादा परसेंटेज में वाटर होने की वजह से अगर इसके अंदर से हम हाइड्रोजन निकाल लें तो उसकी क्वांटिटी भी काफी ज्यादा होगी, जो अर्थ पर अगर हम एज ए फ्यूल इस्तेमाल करें तो इससे हमारी बहुत सारी एनर्जी का प्रोडक्शन हो सकता है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूल क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कम पोल्यूशन क्रिएट करता है, साथ ही साथ अपने पीछे कोई रेसिड्यू भी नहीं छोड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट में से एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो अराउंड 150 किलो जूल पर ग्राम होती है। दोस्तों, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कि कोई सबस्टांस 1 ग्राम जलने के बाद कितनी एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो ये भी एक काफी हाई एक तरीके से इसकी एनर्जी का प्रोडक्शन है। 150 किलो जूल पर ग्राम इज अ वेरी हाई एफिशिएंसी। चलो टॉपिक पे आते हैं कि क्या मैं बताने वाला था। तो क्योंकि वाटर के अंदर हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अवेलेबल हैं, उन्हें अगर निकाल करके हम एनर्जी की तरह इस्तेमाल करें, स्पेसिफिकली हाइड्रोजन को, तो ये हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत सारी एनर्जी प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है। बट क्वेश्चन मार्क ये है, क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है जिससे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निकाल सकते हैं? तो दोस्तों, आज के टाइम पर मेरा इसका जवाब रहेगा हाँ। और मैं इसका सिंपल तरीके का एक एग्जाम्पल भी दूंगा, जिससे एक मेथड का, एक प्रोसेस का नाम भी बताऊंगा जिसके द्वारा हाइड्रोजन को हम निकाल सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, हम देखेंगे कि वाटर को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर फ्लो कर दें, वाटर के अंदर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर दें, तो वाटर के अंदर से जब उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा तो हाइड्रोजन गैस अलग से रिलीज हो जाएगी और ऑक्सीजन गैस अलग से रिलीज हो जाएगी। तो टेक्नोलॉजी तो हमारे पास अवेलेबल है, बट क्या ये टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि इसकी टेक्नोलॉजी में जो हमने पैसे लगाए हैं, इनको सेपरेट करने के लिए जो इनके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट किया है, और ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें रिसीव हुए हैं, ये दोनों मिलकर के वो हमारा इन्वेस्टमेंट कवर प्लस में कुछ प्रॉफिट हमें दे सकता है? तो इसका जवाब रहेगा नहीं। हमारे पास टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है, लेकिन ये इतनी इफेक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है कि ये हमें इकोनॉमिकली फिजिबल लगे, मतलब हमें सस्ता पड़े। तो इकोनॉमिकली फिजिबल का सीधा सीधा मतलब हम समझ सकते हैं कि कोई चीज कितनी महंगी है या कितनी सस्ती है। अगर वो रिसोर्स, अगर वो मटेरियल हमारे लिए आसानी से निकल रहा है, ठीक है ना, और वो हमारे लिए सस्ता पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में हम उसको बोलेंगे इकोनॉमिकली फिजिबल होगा। और अगर नहीं है तो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होगा। और जो मटेरियल इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होगा उसे हम रिसोर्स की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी तक मैंने 2 पॉइंट बताए हैं कंडीशन के हिसाब से। एक तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना, तो यहां पर हम पेट्रोलियम का हमने एग्जांपल लिया, सिंपल एग्जांपल है। दूसरा, इकोनॉमिकली फिजिबल होना, यानी कि चीज का मटेरियल का सस्ता पड़ना। अगर वो मटेरियल सस्ता पड़ रहा है हमें तो उस कंडीशन में वो रिसोर्स है, अदरवाइज वो रिसोर्स की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। तो वाटर के अंदर से हाइड्रोजन का प्रोडक्शन और ऑक्सीजन हमारे लिए अभी एज ए रिसोर्स इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हालांकि ये फ्यूचर के अंदर हो सकता है हमारे पास कोई और अच्छी टेक्नोलॉजी आए जिससे हम इन दोनों को सेपरेट कर लें और यहाँ पर क्या हो, ये हमारे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल भी हो जाए। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम इकोनॉमिकली फिजिबल का अच्छे तरीके से समझने के लिए, कि मान लीजिए 10 किलोग्राम लोहा है, आयरन है, और वो जमीन के 200 मीटर नीचे दबा हुआ है। अब इस लोहे को जमीन के 2 किलोमीटर नीचे से निकालने के लिए क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है? इसका आंसर है यस, वी हैव टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हम जितने पैसे उसमें इन्वेस्ट करेंगे ना, इतने पैसे का हम उसको बेच नहीं सकते, उतने पैसों का हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, उससे कोई रिसोर्स में उसे हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि ये भी हमें सस्ता नहीं पड़ रहा, महंगा पड़ रहा है। दैट्स वाई इट इज नॉट एन इकोनॉमिकली फिजिबल मटेरियल। और जो मटेरियल इकोनॉमिकली फिजिबल ना हो उसे हम रिसोर्स की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो ये 10 किलोग्राम जो हमारा लोहा था जमीन के 200 नीचे जो पड़ा हुआ है, अब हमारे लिए ये क्या है, एज ए रिसोर्स काउंट नहीं होगा। तीसरी बात, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बात, कल्चरली एक्सेप्टेबल।
दोस्तों इसकी हमें ना वाइड वैरायटी में, वाइड रेंज में हम इसकी है ना इसका मीनिंग समझ सकते हैं। इसका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स निकलते हैं। कल्चरली एक्सेप्टेबल होना, कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब होगा ह्यूमन बीइंग्स को एक्सेप्ट होना या ना होना। कैसे समझेंगे इस बात को? आप ऐसा मान के चलिए कि कोई 10 किलोग्राम अगेन सोना ले लेते हैं इस बार। 10 किलोग्राम सोना जो है किसी मंदिर, मस्जिद या फिर चर्च या फिर एनी ऑफ द रिलीजियस प्लेस के अंदर है या फिर नीचे है उसके। अब उसको रिकवर करने के लिए, इस 10 किलोग्राम सोने को रिकवर करने के लिए हम वहां से वो मंदिर, मस्जिद या फिर कोई भी रिलीजियस प्लेस उससे वहां से नहीं रिप्लेस कर सकते। तो इस कंडीशन में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स को एक्सेप्टेबल नहीं है। अब क्योंकि वो वहां पर एक्सेप्टेबल नहीं है तो हम बोलेंगे वो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है। अब क्योंकि हमें पता है कि गोल्ड एक अच्छा रिसोर्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम इसको रिकवर नहीं कर सकते। व्हाट इज द रीजन? क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है? आंसर है टेक्नोलॉजी तो है। क्या ये इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होगा? आंसर है इकोनॉमिकली फिजिबल भी होगा। लेकिन इसका थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड कंडीशन जो है वो है कल्चरली एक्सेप्टेबल होना या ना होना। तो यहां पर ये कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। दैट इज द रीजन हम क्या बोलेंगे कि ये 10 किलोग्राम का सोना जो है हमारे लिए एज ए रिसोर्स काम नहीं करेगा, ये रिसोर्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसको एक और तरीके से हम समझ सकते हैं कल्चरली एक्सेप्टेबल को। मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल है जो हमें बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करा सकता है, या फिर किसी और चीज में उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे सबस्टांसेस ऐसे अवेलेबल हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम उस मटेरियल को मान लो जमीन के नीचे दबा हुआ उसे निकालना है, तो निकालने के लिए हम डिफरेंट टाइप के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है कि उसके हमारे हमारे पास उसको निकालने की टेक्नोलॉजी हो सकता है उसको निकालने के बाद वो हमारे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल भी हो, लेकिन उसको निकालने की वजह से एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। ये समझ लीजिए कि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट डेंजरस जो गैसेस हैं, हार्मफुल जो गैसेस हैं वो प्रोड्यूस होकर के जा रही हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन्स, इस तरीके के क्या हो रहे हैं, इम्पैक्ट्स बढ़ रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पर जब पोल्यूशन बढ़ेगा, पोल्यूशन बढ़ने का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन बींग्स पर असर पड़ेगा, क्योंकि ये चीज ह्यूमन बींग्स को एक्सेप्टेबल नहीं है। दैट इज द रीजन दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द रिसोर्स बिकॉज इट इज नॉट कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब मुझे लगता है कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। देखिए, रिसोर्सेज समथिंग, समथिंग की जगह यहाँ पर दोस्तों कर लेना एनीथिंग, एनीथिंग विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स provided that it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable is termed as resources। अब यहाँ पर हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। देखिए, इसके अंदर एक यहाँ पर हमारा डायग्राम बना रखा है छोटा सा, फिजिकल एनवायरनमेंट, इंस्टीट्यूशन, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन बींग्स। इन तीनों में आपस में एक इंटर रिलेशन होता है। वो कैसा इंटर रिलेशन है उसे हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, और साथ साथ समझेंगे कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है रिसोर्सेज को ऑन डिफरेंट बेसिस। आज के लिए इतना काफी है, बाकी कल क्लास हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे से यहीं से पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।